कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। बीजेपी के प्रभाव में ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आचरण उनको नहीं करना चाहिए। जयपाल शर्मा जैसे जिनके ऊपर 1 से 150 एनकाउंटर का आरोप भी है। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद अब जहां भी भाग जाएं, अब छुप नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल अपने आप में एक बड़ा अजीबोगरीब राज्य है। चुनाव चल रहा है, इसमें तो कहीं किसी को दो राय है नहीं। एक चरण का मतदान खत्म हो गया है, दूसरे चरण में बस कुछ घंटे हैं, सूरज निकलेगा और मतदान शुरू, यही होना है। लेकिन इस दौर में, यानी जो दूसरे दौर का चुनाव है, इसमें यह भेद करना मुश्किल है कि जो व्यक्ति सामने से दिख रहा है उसकी असल पर्सनैलिटी क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम नेता कहते हैं। जो नेता जिन लोगों को कहते हैं वो कहते हैं कि 4 मई को रिजल्ट आने दो, उसके बाद तुम्हें देख लेंगे। अच्छा, जिसके लिए कह रहे हैं वो कौन है? वो यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बना है। अब जो आईपीएस बना है वो एक प्रत्याशी के सामने जाकर के क्या कह रहा है, उसके घर के सामने, कि बहुत धमकी वमकी तुम्हारे बारे में सुनाई दे रही। इसी तरीके से चलता रहा, नाप दिए जाओगे, तुम भी नहीं बख्शे जाओगे। अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भाषा शैली इतनी आक्रामक क्यों है। एक तो पुलिस वाले वैसे ही काम नहीं करते, करने लगे तो नेताओं को दिक्कत होने लगती है। नेताओं को दिक्कत ना हो इसके लिए चुनाव आयोग अपनी पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। चुनाव आयोग जो कर रहा है उससे सबको दिक्कत हो रही है। अब सवाल इस बात का है कि अगर लोकतंत्र में उत्सव मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए। पश्चिम बंगाल वैसे भी एक ऐसा राज्य है जहां पर होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, इन सब के लिए अदालत का आदेश लेकर के आना ही पड़ता है। इसमें भी कहीं किसी को दो मत तो है नहीं। वहां की जनता ही ये बात कह रही है कि अभी दुर्गा पूजा आ जाए तो हमें अदालत जाना है, क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिलेगा, हमें मूर्ति लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है कि बंगाल में जो महाभारत पूरे चुनाव के वक्त देखने को मिली, वो चुनाव के बाद भी शांत होने वाली नहीं है। ये एक बड़ी बात है इस वजह से कि जब 2021 के चुनाव निपटे थे, उसके बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार बनी और सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, उस समय जो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो हुई नहीं। हिंदुओं के मकान जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, हिंदुओं का बड़ी संख्या में पलायन हुआ पश्चिम बंगाल में। यह 2021 की बात है। अब चुनाव जाते जाते एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने बीजेपी और टीएमसी के बीच लंबे समय तक चलने वाले टकराव को जन्म दे दिया है। सरकार भले ही किसी की बन जाए, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर आने वाले समय में विवाद और बढ़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वायरल वीडियो के आधार पर टीएमसी अब आने वाले समय में एफआईआर और मामले को कोर्ट तक खींचने की बात कर रही है। फिर कोर्ट आ गया। दरअसल यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, यूपी में उनको प्यार से लोग सिंघम भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी बना करके भेजे गए। योगी जी ने नहीं भेजा है, मोदी और अमित शाह ने भी नहीं भेजा है। ये जो आईएएस और आईपीएस होते हैं, जब चुनाव चलता है तो ये यूपीएससी के सिलेक्शन वाले जितने भी हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये चुनाव आयोग के अधीन आकर के और ड्यूटी करने देश भर में कहीं पे भी भेजे जा सकते हैं। ये पूरा एक सिस्टम है, ऐसा नहीं कि आंख खुली और भेज दिया, ऐसा नहीं हुआ। अजय पाल शर्मा की ड्यूटी लगी है दक्षिण 24 परगना जिले में, और वहीं से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा दक्षिण परगना 24 के फाल्टा से टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर के घर पर जाकर परिजनों को हड़काते हुए दिखाई दे रहा है। अब जहांगीर कौन है? ये शराफत का कोई पुतला नहीं है। जैसे अपने यहां अतीक था, मुख्तार था, अब थे तो ये विधायक भी और सांसद भी रहे हैं, माननीय लगता था, लेकिन ये सब भी वही हैं उसी कैटेगरी के। भी आरोप है कि लोगों ने शिकायत की थी कि जहांगीर की तरफ से वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। अच्छा, ये लोग ऐसे होते हैं कि खुद नहीं जाते हैं, इनके गुर्गे काम किया करते हैं।
इसके बाद आईपीएस अजय पाल शर्मा पूरी फोर्स लेकर जहांगीर के घर पर पहुंचे और परिजनों को अल्टीमेटम देकर वापस चले गए। वीडियो वायरल हुआ तो बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया। बात बंगाल के बाहर भी पहुंची और विपक्ष ने आईपीएस अजय पाल शर्मा के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने अजय पाल शर्मा का एक कथित वीडियो वायरल किया है जिसमें वो बार बालाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने अजय पाल शर्मा को फेयर एंड लवली बबुआ तक लिख दिया है। ये वही महुआ मोइत्रा है जो पैसे लेकर के सवाल पूछती थी, जिनके ऊपर निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था, फिर इनको संसद से बाहर किया गया, फिर वापस चुनाव जीत करके और पहुंची। ये वही मोइत्रा है। टीएमसी की तरफ से बयान आया है कि 4 मई के बाद अजय पाल शर्मा से हिसाब किताब किया जाएगा, उनके खिलाफ केस दर्ज कराकर उन्हें कोर्ट तक ले जाया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर कहा कि वो बंगाल में बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से अजय पाल शर्मा के बयान पर विवाद चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि यह विवाद महज चुनावी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भी इस बयान को लेकर सियासी विवाद जारी रहेगा। विरोध का स्तर इस लेवल पर पहुंच चुका है कि टीएमसी के समर्थकों ने आईपीएस अजय पाल शर्मा के काफिले का रास्ता रोका। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अजय पाल शर्मा के खिलाफ नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। कोलकाता हाई कोर्ट टीएमसी की तरफ से याचिका के बाद जिसमें अजय पाल शर्मा के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल तक इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत ही अपनी तरह का एक अनोखा राज्य है। यहां पर 30-35 साल तक लेफ्ट का शासन रहा, फिर अभी 15 साल से ममता बनर्जी का चलता चला जा रहा है। तो जो भी लोग वहां पर हैं और खासतौर से जहांगीर जैसे बड़े सेटल्ड हैं, जो अभिषेक हैं ममता बनर्जी के भतीजे जहांगीर, उनके बहुत खास माने जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना, उनके खिलाफ गवाही देना, ये सब होना बड़ा कठिन होता है। जिस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, राजनीतिक संरक्षण होता है। अब अजय पाल शर्मा वहां गए, अजय पाल शर्मा के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि कोई आरोप नहीं लगे हैं या वो किसी कटघरे में खड़े नहीं किए जा सकते हैं, हो सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसको देख करके ये समझ में आ रहा है कि अजय पाल शर्मा चुनाव आयोग की तरफ से जिस जगह पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, एक आईपीएस होने के नाते फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए तत्पर हैं। महुआ मोइत्रा की नजर में वो फेयर एंड लवली बॉय है। कुछ बयान सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। পুলিশের অবজারভারের দায়িত্ব নয়। পুলিশের অবজারভার এমন ব্যবহার করছে মনে হচ্ছে কোনো সরকারি দলের বা কোন একটা বিশেষ দলের তারা নেতা হয়ে এসেছে। এগুলো আমরা বাংলায় দেখতে অভ্যস্ত। বাংলায় পুলিশের অফিসার তারা তো তৃণমূল পার্টিটাই করে, তৃণমূল পার্টিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলা জুড়ে পুলিশ। বিজেপি ও তৃণমূলের সঙ্গে পাল্টা প্রতিযোগিতায় নেমে তারাও বাইরে থেকে তাদের যারা আজ্ঞাবহ পুলিশ অফিসার তাদেরকে নিয়ে এসে ধমকি চমকি দেবে, এটা বাংলার মানুষের কাছে কখনোই গ্রহণীয় হবে না। मैं एक बात बोलता हूं कि तृणमूल का जमाना खत्म हो गया, इसीलिए वो डराता है आदमी को। अरे जिसको हारने का कोई डर नहीं, वो किसी को नहीं डराएगा। वो डराता है, इट मीन्स
they are going to be defeated in this election. वो चला जाएगा, वो हारेगा, तृणमूल नहीं है, कहाँ नहीं है, कहीं नहीं है. Working only for the Bharatiya Janata Party, and Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda, he's a gunda, he's a jalla. He's organized the entire thing, sitting here in 15 days. Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man. अधिकारी हैं, हो सकता है बीजेपी के प्रभाव में ऐसा वो कर रहे हों, लेकिन ऐसा आचरण उनको नहीं करना चाहिए। वो चुनाव संपन्न कराने के लिए गए हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गए हैं, तो ऐसे में उनको उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। ममता बनर्जी जी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही हैं। अच्छा, एक चीज आपको बताने से रह गई। जब अजय पाल शर्मा गए और उन्होंने इस तरीके से बयान दिया, उसके थोड़ी देर के बाद जहांगीर का भी बयान आया। जहांगीर ने जो बयान दिया उसका कहना यह था कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और जिसको मिलना है वो आ जाए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो कलेजा, जहांगीर का भी जो कलेजा है वो इस लेवल का है। अब उनको ये पता नहीं है कि 500 एनकाउंटर कर चुके हैं, 15 उसमें से रुखसत हो गए इस दुनिया से। अजय पाल शर्मा का ये रिकॉर्ड है। तो कई बार इस तरीके के अधिकारी अपना रुतबा जो है, जो उन्होंने पीछे से कमाया हुआ है, वो जाहिर भी होने देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए माधवी अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। मोहम्मद आरिफ जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दीपांकर मजूमदार जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र प्रसाद जी हैं, प्रवक्ता हैं सीपीआई-एम के। एकेडी द्विवेदी जी हैं, रिटायर्ड डीजी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले दीपांकर मजूमदार जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो जहांगीर खान है वो, उसकी रिपोर्ट भी कुछ ठीक ठाक सी नहीं है। मतलब आपका कार्यकर्ता है, आपका एक महत्वपूर्ण सिपाही है टीएमसी की नजर में, लेकिन उनकी अपनी जो प्रोफाइल है कानून की नजर में ऐसा है कि वो ठीक ठाक नहीं है। तो अगर एक कानून का ही सिपाही जाकर के उससे कानून की भाषा में कुछ बात करना चाह रहा है तो इतना बवाल क्यों? नमस्कार। देखिए, पहले आपने तो अजय पाल जी की तो पूरा क्लीन चिट दे ही दिए हैं। आप जहांगीर जी का जो हम लोग का प्रत्याशी है जहांगीर खान, उनके नाम में आप बोल रहे हैं कि ठीक ठाक रिपोर्ट नहीं है। क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है, हर प्रत्याशी जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट जमा करते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बंगाल में पहले चरण में जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज्यादा ठीक ठाक रिपोर्ट नहीं था बीजेपी वालों का। तो मुझे उस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं है। नहीं, आप करिए। मैंने ओहो मजूमदार साहब, मैंने बात निकाली ही इसलिए है। अजय पाल शर्मा देखिए एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, है ना, भारत सरकार के वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। और जहांगीर के लिए भी मैंने दोनों ही लोगों ने जो किया है वही बताया है। तो अगर आपको लगता है कि बीजेपी के टेंटेड उम्मीदवार रहे हैं पिछले दौर में या इस दौर में हैं, आप खुल करके बोलिए। हमारी जनता को पता होना चाहिए कि आप लोग कैसे कैसे लोगों को टिकट देते हैं। आपके पास एक अच्छा आदमी नहीं है जिसको विधानसभा और लोकसभा में भेज सकें। नहीं, कैसे कैसे लोगों को टिकट देते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। आप ऐसा टिप्पणी नहीं कर सकते प्रत्याशी के बारे में। हर पार्टी में आप झांक के देखिए कौन कैसा कैसा लोगों को टिकट दिया है नहीं दिया है। जरूरी नहीं कि जो आप दूसरे पार्टी के साथ हमारे जो कैंडिडेट है वो तो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट दिया है ना। इलेक्शन कमीशन से उनको क्लीन चिट मिला है कि अगर उनका ऐसा कोई गंभीर आरोप रहता उनको कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो नहीं लड़ता वो। इलेक्शन कमीशन से बाकायदा क्लीन चिट लेके आज प्रत्याशी है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कैसे कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। अगर गिनाते जाएंगे इंडिया में कैसे कैसे लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है या अन्य दल ने टिकट दिया है तो इस शो में बोलने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं, ईडी, सीबीआई, ईसीआई, फौज सब कुछ तेरा जारी है। बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी फिर भी सब पे भारी है। तो ये है ममता बनर्जी और ये ममता बनर्जी का ताकत। बंगाल की आवाम जिसके साथ है
तो वो किसी चीज से डरते नहीं है। रहा अजय पाल जी का बात, अजय पाल जी आए हैं ऑब्जर्वर का रूप में, यूपी का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। बंगाल में अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में तो इनकाउंटर का तो कोई दरकार नहीं है, उनका हाईलाइटेड इसी तरह से किया जा रहा है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। अरे भैया, अगर आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो, आप इतना महान अफसर हो, तो यूपी का करप्शन में यूपी का नंबर इतना आगे क्यों रहता है? यूपी का बीजेपी शासित जितना आप राज्य देखिए, एनसीआरपी रिपोर्ट लास्ट जब तक निकाला केंद्रीय सरकार ने, तब देखिए हर स्टेट बीजेपी शासित है, जिसका रूलिंग बीजेपी के द्वारा किया गया है। उसके बाद तो एनसीआरबी रिपोर्टें निकालना मोदी जी बंद कर दिया, क्योंकि देखते हैं कि हर बार हम ही पीछे जा रहे हैं, तो अपना शर्म से नजर झुकाने के लिए इनको बंद कर दिया। एक आप इतना बड़ा अफसर है, आप जाइएगा, आप बोलिएगा जी देखिए हम है, आप लोगों को डरने का कोई बात नहीं है, आप बेखौफ जाइए, अपना वोट डालिए करिए। आप जाके वहां गुंडा वाला भाषा बोल रहे हैं। आपका बात ही अगर माने, हम भी ये बात जो मजूमदार साहब आपने कही, मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि आप ये लाइन बोलें। अब आपने बोला कि एक पुलिस वाला गुंडे की भाषा बोल रहा है। हमने अभी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल उसी जगह पे टिके रहिए। उनके बयान के बाद टीएमसी के कई नेताओं की तरफ से बहुत सारे ऐसे बयान आए हैं जिसको क्या सभ्य भाषा का प्रयोग कहा जाएगा। आप देखिए, अभी कहा गया है टीएमसी की तरफ से कि वो पुलिस वाला गुंडा है, दल्ला है। तो माननीय नेताओं से भी हम क्या ऐसी अपेक्षा करें? नेता तो देश को दिशा दिखाता है। हाँ, जो दिशा दिखाते हैं, आपका बात सही है, जो दिशा दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिगेड में आए थे, एक प्रधानमंत्री का क्या भाषा अपेक्षित था मोदी जी से कि हिसाब होगा, बदला होगा। एक प्रधानमंत्री अगर बोल सकता है, अगर चुनाव देखिए, हर स्टेट का चुनाव है, अगर आप एक पत्थर फेंकोगे तो दूसरा पत्थर आपको लेना ही पड़ेगा। ये हम लोग का बंगाल का ये, और अजय पवार जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं मजूमदार साहब, ठीक है। अगर आपकी तरफ एक पत्थर उछाला गया, पत्थर फेंका गया, तो ईंट का जवाब पत्थर से आप देंगे। वो इसीलिए अजय पाल शर्मा को भेजा गया है कि ईंट पत्थर ना चले, ऐसा मैं मानता हूं। एक पत्रकार के नाते मुझे कहना पड़ेगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के जरिए ये चुनाव हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे। आप भी यही कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। हम इस चर्चा को थोड़ा सा एक मिनट राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ, सीपीआई-एम के लीडर हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी और 30-35 साल जब आपके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही थी, यही सब बातें वो आपके लिए कहती थी। अभी ममता बनर्जी जब सत्ता में हैं, तो जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, आपको लगता है कि किसी तरीके का कोई अंतर है या कोई बात ऐसी है जिसको कुछ डिफरेंशिएट किया जा सके? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ लब्ध प्रतिष्ठित लोग समाज के आपस में एक चुनाव लोकतांत्रिक उत्सव मना रहे हैं। लग रहा पता है क्या हो रहा है यहां। तो अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। हेलो, हाँ जी बोलिए। जब 34 साल जब सरकार में, तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग अकेले, यहाँ पर बहुत सा पंचायत, बहुत सा जिला परिषद कांग्रेस का दखल में था, तृणमूल कांग्रेस का दखल में। सवाल ये नहीं है, सवाल है केंद्रीय एजेंसी। जिस तरह से अजय कुमार यहाँ पर हमारे पहले जो वक्ता कि उनका साथ में एकमत नहीं, कुछ जागीर खान का रिकॉर्ड बहुत ही खराब। सबको मालूम है जागीर खान क्या है, और ये भी सबको मालूम है कि अब जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का कौन है, और ये भी सबको मालूम है कि अभिषेक बनर्जी आज अगर जेल से बाहर है तो उनका सर का ऊपर में बीजेपी का छाता है, नहीं तो आज अभिषेक बनर्जी को जेल में जाना पड़ता। यही बीजेपी आरएसएस वाले आज से 1 साल पहले बोल रहे थे कि कालीघाट का काबू का अगर स्वर मिल जाएगा तो कल अभिषेक बनर्जी को जेल कर देंगे, लेकिन आज आराम से अभिषेक बनर्जी बाहर है। और आप ये भी जानते हैं कि आपके पास इतना अच्छा आईपीएस ऑफिसर है, आप बोले हैं कि भारतीय सरकार का ये आईपीएस ऑफिसर है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश रखा गया? मणिपुर क्यों नहीं भेज रहा? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर अशांत है, तो ऐसा जगह में इस तरह का ऑफिसर नहीं भेज करके यहाँ पर तुतु में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जनता तैयार है। उनको वैसे भी भारत सरकार ने नहीं भेजा है, चुनाव आयोग ने भेजा है। मतलब हमें नहीं आपने कहा, हाँ तो भारत सरकार के ऑफिसर है, भारत सरकार इसको अपने पास अंदर लेकर होम मिनिस्टर मणिपुर भेज सकती है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। और ये
नॉर्मल बात है। यहाँ पर जिस तरह से नाटक किया जा रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं, ये बंगाल का मुद्दा नहीं है। बंगाल का मुद्दा है रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मुद्दा पर बात होना चाहिए। तो 35 साल आपने क्या किया? 35 साल आपने क्या किया? 15 साल ममता बनर्जी ने क्या किया? पंचायत सबसे, हिंदुस्तान में सबसे पहले पंचायत राज बंगाल में लागू हुआ है। हिंदुस्तान में 12 साल तक शिक्षा फ्री बंगाल में लागू हुआ है। ठेका टेनेसी बंगाल में लागू हुआ है। बंगाल में गणतंत्र का पीठ स्थान था पश्चिम बंगाल। यहाँ पर किसान का आत्महत्या नहीं करना पड़ता है। महाराष्ट्र का बीजेपी सरकार, यूपी का सरकार के 35 साल में ये काम हुआ है, गणतंत्र को स्थापित किया गया। तो अभी तो आप कमियां गिना रहे थे, मैं तो आपकी बात से ही आपका सवाल निकाल रहा था, मैंने थोड़ी अलग से पूछा था। सवाल बोला कि मैंने कहा आप कह रहे हैं रोजगार की दिक्कत है, बंगाल में गणतंत्र स्थापित, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में सबसे पहले पंचायत व्यवस्था, वो तो अभी आपने रोजगार की बात की कि नहीं की? कहां लागू किया? अभी आपने रोजगार की बात की कि नहीं की? एकदम रोजगार तो होना चाहिए। रोजगार पश्चिम बंगाल में जब रोजगार का सृष्टि हो रहा था, जब किसान अपने पांव में खड़े हुए, जब रोजगार चालू करना पड़ा, तब राजनाथ सिंह और ममता बनर्जी, याद है ना, बीजेपी के राजनाथ सिंह और ममता बनर्जी धर्मतला धरना बैठे थे कि पश्चिम बंगाल में कोई कल कारखाना ना लग पाए। ये ममता बनर्जी और बीजेपी का पुराना तो साठगांठ था, 1998 से 2011 तक पुराना इतिहास में तो आपको जाना पड़ेगा ना। गोधरा में जब खून होता है तो यही ममता बनर्जी मोदी को गुलदस्ता बेचती है, खुलने से तो चलेगा नहीं। चलिए ठीक है, हम कांग्रेस के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो राजनीतिक दल लंबे समय से सत्ता में नहीं है वो इस पूरे माहौल को किस तरीके से देख रहा है। मोहम्मद आरिफ जी, आपकी पार्टी का, कांग्रेस का तो एक बहुत बढ़िया अनुभव है कि प्रशासनिक अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है और किस तरीके से उनको हैंडल किया जाए कि आरोप भी ना लगे, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप कुछ कहना चाहेंगे? टीएमसी, बीजेपी या सीपीआई को बताना चाहेंगे कि कैसे आपकी पार्टी इतने अच्छा मैनेज कर लेती थी कि सांप भी मर जाता था और लाठी भी नहीं टूटती थी? बहुत बहुत शुक्रिया ये कांग्रेस पार्टी के लिए तारीफ करने का। इसलिए कि अभी तो कांग्रेस पार्टी बंगाल में है नहीं, और इस वक्त राहुल गांधी जी और पूरी टीम चाह रहे हैं कि कांग्रेस का फिर से वेस्ट बंगाल में सीट बढ़े, और इस पे पूरी कोशिश की जा रही है। 294 पर हम लोग लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। रही बात आईपीएस अजय पाल साहब की, अजय पाल साहब तो वैसी सिंघम है यूपी के, उनको सिंघम बना दिया गया है बड़े बड़े इनकाउंटर्स की वजह से, शंकराचार्य के उस केस के लेकर। तो अब उनका यहाँ आना सही बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर या योगी जी इन लोगों ने लाए, ये लाया गया है गणेश कुमार इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो आप इलेक्शन कमीशन का रोल अभी जो है पिछले 6 महीने से ये सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल रोल है। 60 लाख नाम जो कट चुका है, ये एक अपराधी खुद है, ये खुद एक अपराध है जो खुद कटेरे में खड़े हुए हैं। अब इस हालत में आप बीजेपी का माहौल देख ले, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी, यहाँ पर उनके और कई एमएलए ऐसी बात कर रहे हैं। कोई बुलडोजर का बात कर रहा है, कोई काटमार का बात कर रहा है, कोई कठुआ को हटाने का बात कर रहा है। बहुत तरह के ऐसे भाषण उपयोग किए जा रहे हैं जिन पर सबको आपत्ति जतानी चाहिए, और सब जितने ऑब्जर्वर हैं सबको उन पर नजर रखनी चाहिए। ऑब्जर्वर बनकर वो आए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेलकम टू वेस्ट बंगाल, मगर आकर वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 21 और पुलिस एक्ट के तहत उनको काम करनी चाहिए। कम फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा वो ये चाहे कि वहां पर कोई ऐसा आने वाले दिनों में, आने वाले वोट के टाइम में कोई ऐसा घटना ना घटे। अब वो पहले से वो प्रिपेयर्ड है। अब हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ से उनको भेजा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ नॉट एक्टिंग एज एन ऑब्जर्वर, बट आप हर घर में जाकर, आप पूरे इलाके में जाकर आप थ्रेडिंग करें। तो दिस इज नॉट फेयर। आप उनको, अच्छा, वैसे आरिफ साहब ये बताइए, जहांगीर ये जहांगीर जो है, मतलब देखिए हम लोग तो अभी उत्तर प्रदेश में हैं और ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने करी, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जो भाई हम लोगों से भी छूटती हैं। आपका क्या ख्याल है? मतलब जहांगीर मेरे ख्याल से तो शायद शराफत के पुतले ही होंगे, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के इतना खासम खास हों, उनकी शराफत की तो लोग कस्में ही खाते होंगे बंगाल में। देखिए, अब ये तो जहांगीर समझे, जहांगीर की पार्टी समझे, कांग्रेस वाले जहांगीर के बारे में क्या बोलेंगे? अरे भाई, आप हमारा थोड़ा बहुत तो ज्ञानवर्धन कर ही सकते हैं आरिफ साहब, ऐसा क्या? सर ऐसा है कि ऐसे शराफत के पुतले हम लोग ऐसे कांग्रेस बीजेपी में भी बहुत देख रहे हैं और टीएमसी में भी बहुत देख रहे हैं।
वो तो आप देखिए ना, आप सबकी बात सामने लाइए, सिर्फ जहांगीर की नहीं। जहांगीर तो कल से हीरो बना पड़ा है ना, कल से हीरो बना पड़ा है, क्योंकि वो अभिषेक का बहुत क्लोज है, साउथ 24 परगना का वो एक फालता का कैंडिडेट है, और वहां जाकर उसको थ्रेटनिंग किया जाता है। अब वो थ्रेटनिंग है, अब क्या है उसके आईपीएस की तरफ से, ये अब पब्लिक समझे। और वहां की पब्लिक रास्ते में आकर वो ऑब्जेक्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है आईपीएस के खिलाफ। तो सरकार को भी ऐसा स्टेप, या इलेक्शन कमिश्नर को भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए कि जिससे पब्लिक के अंदर कोई ऐसा माहौल, खराब माहौल इलेक्शन से पहले आ जाए। और गणेश कुमार जी इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो आप समझ ही सक रहे हैं कि उनका रोल इस वक्त पिछले 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और 6 महीना से क्या चल रहा है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ अरे बोलते हैं। आरिफ साहब, आप के नाम पर पब्लिक को आप ज्ञानेश जी के पीछे पड़े हैं। देखिए ना, आप सुनिए गणेश कुमार, ये तो गणेश कुमार लाए ना, गणेश कुमार, आपने कहा कि गणेश कुमार का लाया हुआ है, तो गणेश कुमार का लाया हुआ तो वोट का भी बहुत मामला है। ज्ञानेश कुमार, आप चुनाव आयोग, मैं बता रहा हूं आपसे, सुनिए तो, पूरे देश में एहतजाज हो रहा है। अरे सुनिए तो साहब, असेंबली में एहतजाज हो रहा है, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ चुनाव आयोग के जो दांत हैं उसमें धार धरी किसने थी? उसमें धार कांग्रेस नहीं धरी थी। उससे पहले चुनाव आयोग का नाम तक नहीं पता था लोगों को। आप समझिए, टीएन शेषन साहब को जब लेके आया गया, आप समझिए, चुनाव आयोग, अब हर जगह पे ऐसे हम उंगली उठा दें, जो काम आपने किया उसको तो हम क्रेडिट आपको देंगे भाई, आप मत लीजिएगा। टीएन शेषन साहब को जब लाए, राजीव गांधी खुद परेशान हो गए, आप समझिए। उसके बाद ऐसे ऐसे चुनाव आयुक्त आते चले गए, जो बीजेपी और ओबलाइज भी हुए। एमएस गिल चुनाव आयुक्त थे। गणेश कुमार जी को कांग्रेस नहीं लाया। ओहो, अरे भाई, आपने कोई सिस्टम शुरू कर दिया, आपने जो सिस्टम शुरू किया वो सिस्टम आगे ही बढ़ेगा ना। मैंने एक काम शुरू किया, उसमें गलत काम हो रहा है और गलत लोग आ गए, तो मेरी क्या गलती है? कांग्रेस की क्या गलती हुई सर? आप बताइए ना। मैंने एक सिस्टम चालू किया, हाँ, और उसमें कोई दूसरा आकर उसमें दुष्प्रयोग कर रहा है, वो क्या है? नहीं, वो इसलिए आप ये बात कह रहे हैं, क्या गलती है? आप इसलिए सिर्फ ये बात कह रहे हैं सर, क्योंकि पुराने वाले चुनाव आयुक्तों की कोई बात आप, मतलब हम चर्चा में भी ज्यादा देर तक उस पर नहीं टिकेंगे। वरना जो इससे पहले, जो चुनाव 2014 से पहले जो चुनाव आयुक्त रहे हैं, सर, इससे आगे भी एसआईआर हुआ। सर, इससे आगे भी एसआईआर हुआ। कहां हुआ है? इससे आगे 2001 में हुआ था राज्य में, मगर कहां हुआ? 26-27 साल के बाद हो रहा है। इतना बड़ा चर्चे का विषय क्यों बना पड़ा, ये बताइए आप। चलिए ठीक है, हम इसका जवाब लेते हैं। माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। कौन जवाब देगा? देंगे, माधवी जी देंगी, बीजेपी की प्रवक्ता। अरे समझाने का अधिकार था, अब जवाब लेने दीजिए। माधवी अग्रवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। उसका जवाब कौन देगा? अरे माधवी जी देंगी, जाने तो दीजिए वहां तक हमें। माधवी जी, आपने तरह तरह से जो आपके राजनीतिक साथी हैं, पार्टियां हैं, उनके प्रवक्ताओं के बहुत सारे आरोप इतनी देर सुने हैं। आप जिन आरोपों का क्रम से जवाब देना चाहें वो दे सकती हैं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि जिस तरीके की स्थिति बंगाल में बनी हुई है, आपको लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाएगा, या फिर अजय पाल शर्मा जैसे लोगों के पहुंचने के बाद यह स्थिति कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी में ज्यादा उलझ रही है और अहम मुद्दे से ध्यान भटक रहा है? शेखर जी, ऐसा है कि कंट्रोवर्सी तो पश्चिम बंगाल को एक तरीके से पर्यायवाची बन चुकी है। कुछ भी करिए, कुछ भी कहिए, कोई भी केंद्र से पारित योजना हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी कानून हो, वो बंगाल में आते आते कंट्रोवर्सी का रूप ले ही लेता है। अब ये कहा जा सकता है कि जो पूरे देश के हित में है वो पश्चिम बंगाल को अहित कैसे कर सकता है, तो यहाँ पर जो है कंट्रोवर्सी बना दी जाती है। आप विगत सालों में देखें तो हर एक मुद्दा जो कि सब जगह नॉर्मल रहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा बन जाता है। अभी हमारे साथ जो बैठे एक सज्जन है, उन्होंने कहा कि एसआईआर पहले भी हुआ, लेकिन अभी इस पे क्यों चर्चा इतनी हो रही है। बिल्कुल सही बात है, एसआईआर पहले 2001-2002 में हुआ था, तब ममता बनर्जी ने उसी एसआईआर का बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन अभी मुद्दा क्यों बना हुआ है? क्योंकि उस समय वो एसआईआर में कटने वाले नाम ममता बनर्जी के वोट बैंक के नहीं थे। अभी हमारे साथ कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस है नहीं। चलो अच्छी बात है, उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि बंगाल में कांग्रेस नहीं है। और ये चीज जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनको भी पता होना चाहिए। अभी
जिनकी नियुक्ति और चुनाव आयोग की सख्ती पर इन सभी लोगों को बड़ी सारी आपत्ति है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई और पार्टी हो। देखिए समस्या क्या है कि ये लोग जो है यहाँ पर तो एक दूसरे के साथ में गठबंधन करते हैं, लेकिन केंद्र में जाके गठबंधन कर लेते हैं। अब इनको ये भी समझ में नहीं आता, कई बार इनकी कंफ्यूजन होती है कि इनका सपोर्ट करे टीएमसी वालों का या इनका विरोध करे। तो ये इस कंट्रोवर्सी में भी एक रहता है इनका। अब दूसरी बात है कि मैं आऊंगा, अभी माधवी जी को बोलने दीजिए, बराबर से सबको मौका दे रहा हूं मैं। इसीलिए 12 साल में 2 दिन पहले कांग्रेस की अरे राजेंद्र जी आप तो अरे भाई सीपीआई कहां से आप ये बीच में नहीं ऐसे नहीं राजेंद्र जी, मैं पूरा नहीं आपकी बात पूरी हुई है। राजेंद्र जी की आवाज रोकिए, माधवी जी की चालू रहने दीजिए। ठीक, माधवी जी आप बोलें। कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने पहले तो मान लिया कि कांग्रेस बंगाल में नहीं है। दूसरी बात ये कि 2 दिन पहले इनके कार्यकर्ता की डेथ हुई है, जो कि बहुत ही दुखद है। पश्चिम बंगाल में लोग लड़ रहे हैं पूरे 294 में। आप एक बात लेकर पड़े मत आपने जो बोला मैंने रिपीट किया है। अब आपको अपनी बोली हुई बात पर आपत्ति है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर इनको आपत्ति है आप ठीक, अरे ठीक है आरिफ जी, अब महिलाओं ऐसे नहीं रोक देंगे, ये तो शिष्टाचार के खिलाफ है भाई। अरे बंगाल से सब भद्रजन हैं। ओ भाई आरिफ जी, महिला बोल रही है, बोल लेने दीजिए। अभी बीच में फिर पूरी चर्चा इधर की उधर हो जाएगी। आप लोगों का आप थोड़ा सा इंतजार, मैं आऊंगा आपके पास। माधवी जी आप अपनी बात रखें। अच्छा कमाल की बात है शेखर जी, सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे, मैंने बड़ी धैर्यपूर्वक सारी बातें सुनी, लेकिन इनको इतना आक्रोश क्यों आता है मुझे समझ में नहीं आता है। आप भी धैर्यपूर्वक सुनिए, जब आपको बोला जाएगा आप जवाब दीजिएगा। मैंने तो ये नहीं कहा कि आपको बोलना नहीं है। दूसरी बात ये कि 2 दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता का देहांत होता है और एक टीवी डिस्कशन पे हम बैठते हैं, और आप देखिएगा, चैनल का नाम आपको बाद में भेज दूंगी। इतना मतलब बेशर्मी से ये लोग एक दूसरे में आपस में काउंटर करते हुए नहीं, बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे, और इनको कार्यकर्ता के देहांत पर भी कोई तकलीफ नहीं थी। ना तो इन्होंने विरोध किया, ना उस पर आपत्ति जताई, ना उसका विरोध करते हुए इन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई। अब ये कहने की बात है कि क्या इनकी आपस की साठगांठ में कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उसमें राहुल गांधी का वक्तव्य तो जरूर आ जाता है, लेकिन यहाँ के जो कांग्रेस के लोग हैं, जो संगठन है, उनका कोई भी उसमें विरोध नहीं है, किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं है। तो ये स्थिति बताता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा किस कदर होती है, और ये एक बैकडोर से एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अब देखिए थोड़ी देर पहले सभी लोग कह रहे थे कि यहाँ पे इतनी मुस्तैदी से लोगों को लाया गया है, एनकाउंटर के जो मास्टर्स हैं उनको लेकर आया गया है। तो भाई क्या अगर एनकाउंटर के जो मास्टर हैं उनको लाने में आपको आपत्ति है, लेकिन जो सैकड़ों कार्यकर्ता इस चुनावी नीति में और चुनाव के समय में मारे जाते हैं, उसमें कभी आप लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं जताई? आपके राहुल गांधी तो ये कह रहे थे कि भाई बंगाल में किसी तरीके का कानून नहीं है, किसी तरीके का लॉ नहीं है, लेकिन वहीं आप चुप हो जाते हैं आपके कार्यकर्ता के मरने पर। और 34 वर्षों के साथ आप क्या आपत्ति दिखा रहे हैं? सीपीआईएम के प्रवक्ता जो बैठ के बोल रहे हैं, 34 सालों तक आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को पता है ना। लाल फीताशाही के अंधेरे में बंगाल को ढकेल दिया गया, आज तक वो बंगाल उभर नहीं पाया है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बंगाल में जो सीपीआईएम के लोग थे वही लोग आ गए टीएमसी में, और टीएमसी में भी वही नीति अडॉप्ट करके आगे बढ़ाई, और बंगाल मारे जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मारेंगे बेलघाटा। सीबीआई जो है वहां पर जांच निष्पत्ति नहीं कर पाया है, और टीएमसी के लोग। चलिए ठीक है राजेंद्र जी और माधवी जी, अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में द्विवेदी जी हैं, रिटायर्ड डीजी हैं। जी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चुनाव के समय पे चुनाव आयोग की तरफ से जब आप जैसे अधिकारी ड्यूटी पर जाते हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो या ऑब्जर्वर बन करके जाएं, तो आपका प्रोटोकॉल क्या कहता है? अजय पाल शर्मा ने जिस भाषा का, जिस तेवर का इस्तेमाल किया है, क्या यह प्रोटोकॉल के साथ में है, या फिर यह छठे साठ्यम समाचरेत वाली कहावत को केवल चरितार्थ करने की स्थिति भर है? देखिए, मैं आईपीएस सर्विस में 40 साल पहले प्रवेश किया था और 7-8 साल पहले मैं रिटायर हो चुका हूं। तो ये 40 साल की, पिछले 40 साल की समय अवधि में भारत के चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में विधानसभा के और संसद के चुनाव कई बार कराए हैं और देखे हैं। जिलों में व्यवस्था चुनाव की कराई है, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश राज्य की चुनाव व्यवस्था मैंने किया है। तो मैंने अपनी आंखों से
देखा है कि किस तरीके से बदलती हुई परिस्थितियों में चुनाव आयोग ने चुनाव को निष्पक्षता से कराने के लिए उचित कदम समय समय पर उठाए हैं। शुरू में जिले में केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी ही, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, यही 2 ही अधिकारी अपनी टीम के साथ कराते थे। लेकिन धीरे धीरे चुनाव आयोग को लगा कि शायद स्टेट गवर्नमेंट के दबाव की वजह से या प्रभाव की वजह से पूरी निष्पक्षता नहीं हो पा रही, तब चुनाव आयोग ऑब्जर्वर भेजना शुरू किया। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक ऑब्जर्वर। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर होते हैं वो राज्य के नहीं होते, राज्य के बाहर के होते हैं। अगर यूपी में चुनाव होगा तो यूपी में चुनाव कराने के लिए जो ऑब्जर्वर आएंगे वो बंगाल से भी आएंगे, बिहार से आएंगे, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों से आते हैं। तो ऑब्जर्वर तो बाहर ही आता है। ऐसी स्थिति क्यों आई? शुरू में केवल एक ऑब्जर्वर जिले में आता था। बाद में यह महसूस हुआ चुनाव आयोग को कि जिले का एसपी वो फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं कर रहा है। चुनाव की तिथि से महीना भर पहले की जो अवधि होती उसमें प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले रहा है। जो बदमाश गुंडे हैं उनके पर अंकुश नहीं लगा रहा है, चाहे जो भी कारण हो। तब चुनाव आयोग ने एक जनरल ऑब्जर्वर के साथ साथ पुलिस ऑब्जर्वर भेजना शुरू किया। बाद में फिर फाइनेंशियल ऑब्जर्वर भी भेजना शुरू किया। तो ये परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई। लेकिन ऑब्जर्वर हमेशा बाहर का होता है। एक बात और कहेंगे कि जब ऑब्जर्वर को यह महसूस होता है कि किसी जिले का डीएम या एसपी निष्पक्षता से और अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ऑब्जर्वर चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजता जिससे डीएम एसपी हटाए जाते। ऐसा भी देखने को आया जब ऑब्जर्वर खुद सही नहीं रहता है, कहीं गलती करता है, तो डीएम एसपी चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज देते हैं, ऑब्जर्वर हटा दिया जाता है। तो ये तो स्थिति है। अब दूसरी बात जो अजय पाल शर्मा जी के बारे में बात हो रही है, वो मेरी जो समझ है, उन्होंने ना तो किसी कानून का उल्लंघन किया है और ना ही उनके कंडक्ट रूल्स, हर अधिकारी पर कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं, ना कोई कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन किया है। अगर किसी को लगता है, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी को यह लगता है कि अजय पाल शर्मा ने गलत किया है, तो रिपोर्ट भेज दे चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग उनको हटा देगा। दूसरी बात, अगर वहां के किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि अजय पाल शर्मा ने गैर कानूनी कार्य किया है, कोर्ट खुले हुए, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इस्तगासा दाखिल कर सकते हैं। आज हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तो रास्ते सारे खुले हैं, क्यों 4 अच्छा ठीक है द्विवेदी जी, मेरा एक कल क्यों नहीं छोटा सा सवाल है और उसमें मैं चाहूंगा कि आप इशारा भी देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए, स्टेट के जो ऑफिसर्स रहते हैं, आईएएस आईपीएस, उसमें भी यह है, वो तो पटेल जी बना करके गए इस धरती पर कि 2/3 बाहर के होंगे और 1/3 यहां के होंगे, मतलब लोकल, मतलब स्टेट के। वो तो पूरा यूपीएससी का पैटर्न ही बना है। तो उस लिहाज से आईएएस और आईपीएस संवर्ग जो होता है, वो वैसे भी स्टेट के अंदर जो अधिकारी काम कर रहे होते हैं वो भी दूसरे राज्यों के होते हैं बहुतायत में। अभी मैं केवल इतना आपसे जानना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर जो आईएएस और आईपीएस हैं, अब आज योगी जी की सरकार है, उससे पहले अखिलेश जी की थी, उससे पहले मायावती जी की थी, लेकिन ये अधिकारी सबको, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, सेंट लेते हैं। अधिकारी सबके साथ में बराबर से चलने का मादा रखते हैं। तो ये केवल उत्तर प्रदेश में होता है, या आप ये कहेंगे कि ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, अधिकारी उसके साथ में अपनी रपट ठीक ठाक बना ही लेता है? देखिए, मैं जो अपनी समझ से कह रहा हूं कि सभी राज्यों में अधिकारियों को अगर क्लासिफाई किया जाए तो बेसिकली वो 3 श्रेणी में आएंगे। एक तो वो श्रेणी है जो किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में अपने कार्यों के द्वारा खुल करके आ जाते हैं, तो उनके पीठ पर ये थप्पा लग जाता है कि ये इस पार्टी के समर्थक हैं। तो ऐसे लोगों को सब लोग जान जाते हैं कि यह अधिकारी उस पार्टी का समर्थक है। तो काफी अधिकारी तो किसी न किसी पार्टी के समर्थक के थप्पे से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हर राज्यों में हैं जो पूरी तरह निष्पक्ष होते हैं, वो किसी पार्टी के पक्ष में काम नहीं करते हैं, कानूनी तौर पर जो सही होता वही कार्य करते हैं। ऐसे अधिकारियों की संख्या
थोड़ा कम है, पहले ज्यादा थी, इधर के वर्षों में धीरे धीरे सभी राज्यों में कम होती जा रही है। ये बात सच्चाई है, केवल बंगाल या यूपी पर यह लागू नहीं होता है, सभी राज्यों पर यह लागू होता है। ठीक। अजय पाल शर्मा के नहीं, और तीसरे तरीके के दो हो गए, तीसरा है वही कि मतलब जो बिल्कुल निष्क्रिय से रहते हैं ना, कुछ भी हो इधर उधर उनसे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय मतलब नौकरी करनी है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम मेहनत इतनी कर डाली कि वो फिर नौकरी करेंगे। ठीक है, अब मैं समझ गया। अब मजूमदार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए ये बात एक अधिकारी जब अपनी जुबान से कहता है तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है। पश्चिम बंगाल में आईएएस और आईपीएस संवर्ग के जो अधिकारी सरकार के साथ में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं। और ऐसी स्थिति में अगर चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव करवाना है तो अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों की जरूरत लगेगी, ऐसा इस चर्चा में सामने आया है। तो सवाल दोनों तरफ से है। आप केंद्र सरकार या चुनाव आयोग को जितना कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कटघरे में खुद आपकी सरकार, आपका नेतृत्व भी उतने ही स्तर पे खड़ा है, क्योंकि डीएम एसएसपी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके के बातें सुनने को आई हैं। ग्राउंड पे हम लोग भी गए हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी समझी हैं, लेकिन उतना समय नहीं होता। तो ये ईंट का जवाब ईंट से ही चल रहा है। फिर देखिए, चुनाव आयोग ने डेट डिक्लेयर किया चुनाव का, उसके बाद आप जो बोल रहे हैं, आपका बात अगर सच माने तो चुनाव आयोग ने सारे अफसर को इधर से उधर तबादला कर दिया। उनके हिसाब से जो अफसर सही है उन्होंने अपने तरीका से उनको पोस्टिंग दिया। तो इसका बात तो कोई बंगाल का गवर्नमेंट का ऊपर तो कोई आरोप नहीं है जे हम लोगों ने बैठा है, ये चुनाव आयोग का बैठा हुआ है। चुनाव आयोग ऐसा कोई उनको अफसर नहीं मिला जिस पर ऊपर कोई कार्रवाई हो। जो अजय पाल जी को उन्होंने भेजा, हमको किसी अफसर से कोई लेना देना नहीं है कि इनको क्यों भेजे उनको क्यों भेजे। बंगाल की जनता, हम लोग का पार्टी का इतना ये नहीं है जे किसी अफसर से हम लोग का दुश्मनी है या चाहे कुछ प्रॉब्लम है। जिनका ऊपर इतना आरोप है वैसा व्यक्ति को उन्होंने यहाँ भेजा। चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है कि किसी निष्पक्ष आदमी की जिसका ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई छीटा नहीं है, ऐसा कोई अफसर को उन्होंने अरे वो द्विवेदी जी अभी बता रहे हैं ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं, अब नौकरी में आ ही नहीं रहे, तो क्या किया जाए। और जो आ रहे हैं उनको ओहो, जो आ रहे हैं, बात समझिए, जब बच्चा यूपीएससी क्लियर करता है उस समय वो बेदाग ही होता है, लेकिन वो सिस्टम में आने के बाद सरकार के साथ में काम करते हुए जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में जिंदा रहता है, उसके बाद वो वही बन जाता है लेकिन जो दिखाई दे रहा है। निजी जिंदगी में जिसका ऊपर विजिलेंस चल रहा है कि कोई किसी डांस पार्लर में दिखाया जा रहा है, वीडियो में कैमरे में कैद है, ऐसा ये तो एक ऐसा बेदाग है, एक ऐसा बेदाग है, दाग पूरा लग गया ऐसा। ठीक है, खैर जाने दीजिए। मैं दूसरा बात बोल रहा हूं, जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है, आप भी पूछे सीपीएम वाले प्रवक्ता से कि 15 साल में ममता बनर्जी ने क्या किया। 15 साल ममता बनर्जी बंगाल का इतना तरक्की किया, जिस तरीका से, जिस पैटर्न में ममता बनर्जी चला, उसी तरह से सीपीएम भी उसी रास्ते में जा रहा है, कांग्रेस भी उसी रास्ते में जा रहा है, खास करके बीजेपी भी उसी रास्ते में, उसी सेम जिस पैटर्न से ममता बनर्जी चल रहे हैं, बंगाल का जनता को जिस तरीका से उन्होंने अपना तरक्की का और ले गए, उसी रास्ते में चल रहे। माधवी जी ने 34 साल का गिना रहा है, 34 साल में सीपीएम क्या क्या उसको गिना रहा है। माधवी जी अपना 12 साल में बीजेपी ने प्रधानमंत्री जी क्या राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। राजेंद्र जी क्या कह रहे हैं बता दीजिए। ममता जी के रास्ते में हम लोग नहीं चल रहे। माधवी जी ये नहीं गिनाया कि 12 साल में हमने क्या किया। हम लोग उस रास्ते के खिलाफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में बीजेपी को जहरील याद आ जाते हैं, बीजेपी को कांग्रेस का जमाना याद आता है। 34 साल का ज्ञानेश कुमार एसआई में नाम काट कटा है। यहाँ पर 27 लाख लोगों का नाम कटा है। इस राज्य में रोजगार के नाम में कुछ नहीं है, रोजगार के नाम में तो सेफ्टी पिन का कारखाना तक नहीं लगा है। ये हालत है आज राज्य का। हम लोग ममता जी के रास्ते में हम लोग नहीं चलने वाले। भत्ता की राजनीति, भत्ता एक मजबूरी का कारण है। जब तक आप काम नहीं देते तब तक आपको भत्ता देना पड़ता है। आप लोगों ने जिस हाल में छोड़ के गए थे ना, उसको 34 साल में आप लोगों ने बंगाल का ऐसी हालत करके गए थे, जिसको सुधारने के लिए बहुत सारा टाइम लगा। अभी बंगाल का जो स्थिति है, यह सीपीएम का कोई गुंजाइश नहीं है। आप जितना भी कम बोलो उतना अच्छा है। आप जीरो है, आप जीरो है। सिर्फ और मुनाफा 10 लाख बच्चा माध्यमिक 15 साल पहले और आज 9,80,000 बच्चों का पढ़ाई कम है। ऐसा आपका रास्ता हम लोग चलना नहीं चाहते। आपको जीरो में भेज दिया, जीरो से और आगे कहाँ जाइएगा। 34 साल में
आपने बंगाल का हालत ऐसा किए हैं, वो सवाल नहीं है, सवाल है राज्य कहाँ गया है। आज लेफ्ट जीरो में है बोल के पश्चिम बंगाल में छात्र का संख्या कम है। 10 लाख में 10 लाख आप लोग नहीं टच कर पा रहे। 10 लाख का माध्यमिक में छात्र छात्री नहीं टच कर पा रहे। वामफ्रंट 2011 में 10 लाख 4,000 था और आज 9 लाख के अंदर। अच्छा ठीक है मजूमदार जी, राजेंद्र जी, अब थोड़ा सा विश्राम। माधवी जी को हम लेकर के आते हैं चर्चा में। माधवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब कुछ घंटों के बाद दूसरे चरण का मतदान होना है और ये मतदान जिन इलाकों में होना है वहां पिछली बार ममता बनर्जी का खासा प्रभाव हमें दिखा था और वो जिले भी इस तरीके के हैं जहां पर तरह तरह के घटनाएं होती रही हैं। ऐसे वो जिले हैं। चुनाव के बाद 2021 में जिस तरीके की स्थिति बनी थी वो भी बड़ी विभत्स थी। तो आपको लगता है कि चुनाव कोई भी जीतता है हारता है वो तो जनता वोट देने के बाद ही तय होगा, लेकिन अभी जनता के मन में ये ठीक ठाक डर बैठाने का भी काम हो गया है कि मतलब अगर वो पिछला नहीं भूला है तो फिर कल के बाद 4 मई को जब नतीजे आ रहे होंगे तो अपनी जान का भय दोनों ही तरफ लोगों को सता रहा होगा। नेताओं ने यह स्थिति तो बनाई दी है। अनम्यूट कीजिए पहले माइक। हाँ, देखिए शेखर जी, ऐसा है कि डर नहीं, भय मुक्त बंगाल बनेगा, ये नारा पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लगाया है और बीजेपी का यही सबसे पहले लोगों को संदेश गया। और यहाँ पर जो इतने सुरक्षा बल को लाने का मकसद भी यही था कि पश्चिम बंगाल की जनता स्वच्छंद रूप से जो है वो देश में मतलब बंगाल में अपना वोट दे सके, क्योंकि यहाँ पर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद और चुनाव के समय जिस तरीके की राजनीतिक हिंसा होती है वो पूरे देश में वो जानी जाती है और उसमें बहुत दिनों तक चर्चा भी होती रहती है। 2021 में जिस तरीके से इलेक्शन के बाद में लोगों को चुन चुनकर उनके घरों में आगजनी की गई थी, लोगों को घर के बंधक बनाया। आप ये बीच में बोलने लग गए। मजूमदार साहब रुक जाइए, आप ठीक ठाक बोल रही हैं। नहीं ऐसे मत करिए मजूमदार साहब, ये तो गलत बात है। इस तरीके से डिस्कशन नहीं गलत बात नहीं है। भयमुक्त का बात कर रहे हैं ना, भयमुक्त का जो बात कर रहे हैं, एक एमपी को बीजेपी वालों ने मार के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए हैं। मिताली बाग आरामबाग का एमपी, बीजेपी वालों ने उनको मार के बाकायदा इतना मारा, गाड़ी तोड़ दिया, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। भयमुक्त का बात कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता 3 अरेस्ट हुए हैं। आप बोले भयमुक्त, प्रधानमंत्री जी आके ब्रिगेड में बोला है हिस्सा होगा, धमकी दिया जा रहा है, कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा मजूमदार साहब, आप कह रहे बीजेपी वाले आपको पीट रहे हैं और आप कह रहे हैं हम अजयपाल को पीटेंगे। अजयपाल तो गई इसलिए कि बीजेपी वाले ना पीट पाए आपको। हमने कहीं नहीं बोला, टीएमसी वाले ऐसा कहीं नहीं बोला कि अजयपाल को पीटेंगे। गलत आरोप मत लगाइए। नहीं उन्होंने कहा है कि कहीं पे भी हो गए हम पाताल से भी खींच करके लाएंगे, मुकदमा डालेंगे, सबक सिखाएंगे। अगर कुछ उल्टा सीधा हरकत, हमेशा उनका पीछे तो कैमरा लगा नहीं है, अगर कोई उल्टा सीधा हरकत होगा पाताल से खींच के लाया जाएगा। बात तो सही है। आप नहीं देखे कि एक सीआरपीएफ जवान 10 साल का नाबालिग लड़की को अटेम्प्ट टू रेप केस में अरेस्ट हुआ है। अटेम्प्ट टू रेप केस में अरेस्ट हुआ है एक सीआरपीएफ जवान। पिछला 2021 का चुनाव में 4 आदमी को मार दिया था सीआरपीएफ जवान। ऐसा घटना घटेगा, पाताल से खोज के नहीं लाया जाएगा। किसी का जान इतना सस्ता थोड़ी है, ऐसे ही चला जाएगा। और जो पलायन करके गए थे उनकी जान सस्ती थी, जो मार दिए गए थे हिंदू उनकी जान सस्ती थी। पश्चिम बंगाल पलायन करके गए थे। माधवी जी आप बताएं, याद दिला दें भाई। एक मिनट, आप कौन सा ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो इनका जवाब बाद में आ रहा है? जब मैं बोल रही हूँ तब आ रहा है। इस तरीके से नहीं होता डिस्कशन। मैं अपनी एक भी लाइन पूरी नहीं कर पा रही हूँ और बीच में आके दोनों लोग जो है इंटरप्ट कर रहे हैं, बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलने दे रहे? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं भयमुक्त का तो जवाब नहीं देंगे। आप भयमुक्त का बात कर रहे हैं। डिबेट नहीं कर सकते। मैं आज रहा आपका प्रधानमंत्री आके जाके कर रहे हैं। नहीं मजूमदार साहब, वैसे ये चीज है कि जिस तरीके का आप एग्रेशन दिखा रहे हैं, आप अपनी बारी में बोलें, चर्चा में भी बोलने का एक सलीका है। अगर महिला आपसे कह रही है, मैं कह रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। ये एक बंगाल तो वैसे भी भद्रजनों की जगह है। आप जेंडर पे क्यों जा रहे? आप पार्टी में बात कीजिए ना, आप जेंडर पे क्यों जा रहे? अरे भाई, महिला बोल रहे, बीजेपी प्रवक्ता बात कर रहे हैं, इसमें महिला और पुरुष का क्या बात है? मैं किसी पार्टी से आया हूं, माधवी जी एक पार्टी से आए हैं, ऐसा बात कीजिए ना आप। तो आप बोलने देंगे तब तो बात होगी।
ना वो अलग बात है। जब आरिफ साहब भी बोल रहे तब भी आपने ही बोला कि ये एक महिला बात कर रहे हैं, आप जेंडर पे मत जाइए। नहीं, सुनने में खराब लग रहा वो है। केवल मैं नहीं कह रहा हूं, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यही बताती हैं, मैं बंगाल की शेरनी, तो काहे ना कहूं? अरे क्यों नहीं कहेंगे? बंगाल की शेरनी है। ओहो, क्यों नहीं कहेंगे? नहीं हम लोग ने नहीं तो माधवी जी महिला है, इसमें क्या गलत बात है? गलत जो बात होगा, हम लोगों तो माधवी गलत बात नहीं बोले ना, कोई अपशब्द यूज किए हैं जो आप बोल रहे हैं। ममता बनर्जी का अपशब्द उपयोग किया गया, गलत शब्द उपयोग किया गया, गलत तरीका से मीम बनाया जा रहा है, उसका विरोध ना करे। तो विरोध करने में अपनी बारी का इंतजार कीजिए, फिर बोलिए। ये ठीक बात नहीं, मजूमदार साहब, आपके लिए केवल चर्चा नहीं चल रही, ठीक है मजूमदार साहब की आवाज रोक दीजिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आरिफ जी की जो स्थिति है उसमें आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस अपना स्टेक देखती है या चाहती है उस तरीके की कोई स्थिति बनेगी, या अभी भी आपको लग रहा है कि ये चुनाव आयोग टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही रन कर रहा है? शायद हमारा संपर्क आरिफ जी से नहीं हो रहा है। राजन जी, सीपीएम के लिए आप क्या देख रहे हैं? इस चुनाव में जो स्थिति बनी हुई है उसमें आप क्या पा रहे हैं कि क्या ये इलेक्शन जो मंतव्य है उस दिशा में उस तरह से जा रहे हैं? नहीं, चुनाव तो ठीक ठाक ही हो रहा है, जनता लोग वोट भी दे रहे हैं। अगर वोट ठीक ठाक नहीं होता तो जनता लोग 90% वोट नहीं दे पाए। जनता अपना वोट दे रही है, चुनाव ठीक ठाक ही हो रहा है। बीच में बाइनरी तैयार हो जा रहा है, वो सिंघम, वो पुष्पा, ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा का बात होना चाहिए। ये बात हो रहा है। हम लोग का अफसोस है कि देश में प्रधानमंत्री तो बंगाल में बहुत बार है, लेकिन मणिपुर भी एक बार भी नहीं जा पा रहे। माहौल वहां पर ठीक है। द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बंगाल का इतिहास रहा है, 35 साल लेफ्ट का शासन और उसके बाद पिछले 15 साल में टीएमसी, जिस तरीके की वहां पर स्थितियां हैं और चुनाव के बाद जिस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी, आपको लगता है कि नतीजे जो भी हों, लेकिन शायद वहां पर ऐसे वर्दीधारियों की, सही अधिकारियों की जरूरत लंबे समय तक रहेगी बंगाल जिस अवस्था में पहुंच चुका है? यह बात मैं एक पुलिस अधिकारी से उसके अनुभव के आधार पर पूछ रहा हूं, एक नागरिक से पूछ रहा हूं जिसने लंबे समय तक ऐसी स्थितियों का सामना किया है, राज्यों को देखा है। देखिए, सच्चाई यह है कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग होते हैं बड़े समझदार होते हैं। वो हवा का रुख देखते हैं और रुख के हिसाब से चलते हैं और अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मुंबई, महाराष्ट्र हो या कोई भी राज्य हो, वो सत्ता के संकेत को ध्यान में रख करके काम करते हैं। अगर सत्ता में, राजनीतिक सत्ता में जो शीर्ष पर है, अगर वो कहें कि भाई ये काम निष्पक्षता से होनी है, चाहे भर्ती का काम हो, चाहे चुनाव का काम हो या कोई भी काम हो, तो वो सिस्टम, वो अधिकारी, वो ब्यूरोक्रेसी अच्छी तरह से साफ सुथरे ढंग से काम करके दे देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। सभी राज्यों में है। लेकिन अगर ऊपर बैठा हुआ नेतृत्व का आदमी कहता कुछ है, चाहता कुछ है, बोलता कुछ है, यह बात भी ब्यूरोक्रेसी के लोग समझ जाते हैं और बोलते नहीं, उसी हिसाब से उनका एक्शन होता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी रहे, रिटायर हो चुके हैं, उड़ीसा के रहने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। लगभग मैं जो याद कर पा रहा हूं 15-16 साल पहले वो कई बार बंगाल में ऑब्जर्वर के रूप में गए, चुनाव वहां कराए हैं। वो ऐसे ही लखनऊ में कहीं बात कर रहे थे, मैं भी वहां पर था, बातचीत होने लगी चुनाव के बारे में। तो वो उन्होंने कहा कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करा पाना लगभग असंभव है। ये बात में 15-16 उन्होंने तर्क भी दिए। तो मैंने कहा भी पहले कि चुनाव आयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करता है। 2007 के पहले सभी राज्यों में मतदान केंद्रों पर राज्यों के ही पुलिसकर्मी लगते थे, लेकिन जब चुनाव आयोग को यह महसूस हुआ कि ये राज्यों के पुलिसकर्मी कुछ भेदभाव कर लेते, निष्पक्ष नहीं रहते हैं, तो उन्होंने आदेश कर दिया नहीं, मतदान केंद्र पर अब सेंट्रल पुलिस होगी, केंद्र की पुलिस लगेगी, राज्यों की पुलिस मतदान केंद्र से इतने दूरी के बाहर रहेंगे। यह व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया, न केवल बंगाल के लिए, यूपी और
ठीक है द्विवेदी जी, हमने आपकी बात को समझा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपांकर जी आपका भी, आरिफ जी, माधवी जी, राजेंद्र जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ घंटों के बाद जनता, बंगाल की जनता एक बार फिर से मतदान का इस्तेमाल करेगी और अपने मन की सरकार को चुनने की दिशा में अपना कदम उठाएगी। हमारे देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी संवैधानिक संरचनाएं हैं, वो इस लोकतंत्र के महाउत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एक सूत्रीय कार्यक्रम कर रही हैं। देश की आम जनता को, बंगाल के लोगों को यह बात अपने जहन में बिठानी होगी ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। जो भी अधिकारी वहां पर हैं वो देशकाल परिस्थिति के हिसाब से ही अपने बयान दे रहे हैं, वो देशकाल परिस्थिति के हिसाब से ही फैसले ले रहे हैं। जनता को भी अपना फैसला लेने का पूरा हक है। वो मतदान केंद्र तक जाएगी और वहां पर अपना वोट अधिकार प्रयोग करेंगे और उसके बाद उस दिन तक इंतजार करेंगे जिस दिन नतीजे आने हैं। नतीजे एक बार आ गए तो उसके बाद जिम्मेदारी उस सरकार की होगी कि जिन व्यवस्थाओं पर, जिन संवैधानिक संरचनाओं पर वो सवाल उठा रही है, वो जब मौका मिले तो उसको सही तरीके से काम करने दे ताकि आदत कभी किसी की खराब ही ना होने पाए। नमस्कार। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे हम। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। बीजेपी के प्रभाव में ऐसा वो कर रहे हो, लेकिन ऐसा आचरण उनको नहीं करना चाहिए। He is working only for the भारतीय जनता पार्टी। जयपाल शर्मा जैसे जिनके ऊपर 1 से 150 एनकाउंटर का आरोप भी है। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे।